सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत प्रकरण के अंदर न्यूज़ स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया है, उन्हें वेटिंग में रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण को खुद देख रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में एसआईटी टीम का गठन किया है। 3 सदस्य ये एसआईटी टीम रहने वाली है, जिसकी अध्यक्षता मेरठ मंडलायुक्त करेंगे। इसके अलावा इस टीम के अंदर चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और एडीजी जोन मेरठ रहेंगे, जिनको 5 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण के अंदर और कोई अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो कहा जा सकता है न्यूज़ स्टेट की खबर का बड़ा असर नोएडा में देखने को मिला है। जिस तरह से युवराज मेहता की मौत का प्रकरण सामने आया था और न्यूज़ स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और प्राधिकरण पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले के बाद हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल इंजीनियर की मौत, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पानी के अंदर जाने से, दम घुटने की वजह से उनका हार्ट फेल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेल होने से जान जाने की बात सामने आई है। दरअसल 90 मिनट तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाड़ी के अंदर से निकलकर गाड़ी की छत पर लेटा रहा। गाड़ी की छत पर लेटे रहने के दौरान जब धीरे धीरे गाड़ी पानी के अंदर चली गई तो पानी, ठंडा पानी जो है वो मुंह के अंदर भरा और दम घुटने से उनका हार्ट फेल हुआ और हार्ट फेल होने से मौत हो गई। तकरीबन 90 मिनट के आसपास तक अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो इंजीनियर लड़ता रहा, लेकिन किसी तरीके की मदद इस पूरे मामले में नहीं मिली है। तमाम तरीके की जांच एजेंसियां फिलहाल जांच करने की बात की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो दम घुटने की वजह से हार्ट फेल होने से मौत होने की बात फिलहाल सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। आज अध्यक्ष के चुनाव के लिए नितिन नवीन की तरफ से नामांकन हुआ। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन का समय रखा गया था। इस दरमियान अकेले नितिन नवीन का ही नामांकन हुआ, कोई भी दूसरा व्यक्ति नामांकन नहीं किया। इसका सीधा सा अर्थ है कि नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अगले अध्यक्ष चुने गए। हालांकि इसकी घोषणा पार्टी की तरफ से अभी नहीं की गई है। कल पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन के अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि आज नितिन नवीन के समर्थन में चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण के सामने 37 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 36 राज्यों की तरफ से और 1 बीजेपी संसदीय पार्टी की तरफ से, जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर था। साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे अन्य वरिष्ठ नेताओं ने और केंद्रीय मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद नामांकन जांचने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद नामांकन वापस लेने के लिए भी समय निर्धारित था। क्योंकि नितिन नवीन की तरफ से अकेले ही नामांकन दाखिल किया गया था, इसलिए ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब नितिन नवीन पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। 2 दिनों तक यानी आज पूरे दिन भर चुनाव की जो कार्यवाही थी वो चली और कल इसकी घोषणा की जाएगी और बीजेपी में इसके लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। पूरे दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं कल बीजेपी मुख्यालय में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, साथ ही जितने बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और सबके मौजूदगी में बीजेपी के चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण के द्वारा नितिन नवीन के नाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी को बने 45 वर्ष हो गए और नितिन नवीन का उम्र भी 45 साल का है। अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे और इस प्रक्रिया को लेकर हालांकि पहले से भी कवायद चल रही थी, लेकिन बीजेपी के संविधान के मुताबिक जो प्रक्रिया तय की गई है उसके हिसाब से ही चयन और चुनाव की पूरी कार्रवाई को की गई। सहयोगी मुकेश झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत को लेकर के जो कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व विधायक है उसकी माफ़ी को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये याचिका खारिज की है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कठोर सज़ा का ऐलान किया गया था और उसके बाद जो सज़ा सुनाई गई थी उसके बाद से लगातार मुश्किलों में घिरे कुलदीप सिंह सेंगर ने याचिका अब दायर की थी कि उस सज़ा पर रोक लगा दी जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बताएं लगातार जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, जो आरोपी हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और रेप मामले पर, और उसके बाद अब जो ये मामला है जो 2020 मार्च 2020 में सज़ा सुनाई गई जिसमें 10 साल की कठोर सज़ा का ऐलान किया गया था, 10 साल की सज़ा दी गई थी कोर्ट की तरफ से। इस मामले पर अब लगातार सेंगर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मदरसों को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की पीठ ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब इस फैसले में खास तौर से मदरसा से संबंधित लोगों को एक बड़ी राहत भी मिली है। मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर के बेंच की तरफ से बात कही गई कि इस पूरे मामले में दंडात्मक कार्रवाई पूरी तरीके से असंवैधानिक है। बिना मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके ऊपर उसे बंद किया जा सकता है, ना कि उसे के ऊपर असंवैधानिक कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेकर के साफ तौर पर कोर्ट ने ये बात कही है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी हलचल भी मची हुई है। गौरतलब है बीते कुछ वर्ष में लगातार जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके ऊपर बड़े स्तर पर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई थी। कई जगहों पर बुलडोजर भी चले और ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की पीठ ने इसे लेकर के बड़ा फैसला भी लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी बैठक का ऐलान किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद मौजूद रहने वाले हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। दरअसल इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के लोकसभा सांसदों से फीडबैक लेंगे, साथ ही साथ उन तमाम संभावित नामों पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा बलों को एक खुफिया इनपुट मिला था कि छात्रों किश्तवाड़ इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए थे। बाद में उन्होंने पूरे तरीके से इस छात्र इलाके को घेरे में लिया गया है, लेकिन जब सुरक्षा बल के जवान वहां पे पहुंचे हैं तो उसके बाद पूरी तरीके से आतंकियों ने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की है और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 7 इंडियन आर्मी के जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाद में उनको जो है 2 इंडियन आर्मी जवानों को जो है एयरलिफ्ट किया गया है उधमपुर हॉस्पिटल में, और 5 इंडियन आर्मी के जवान जो है उनको किश्तवाड़ हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उनका इलाज और मुआवजा लगातार जारी है और जो 7 इंडियन आर्मी के जवान है वो अभी सेफ है, लेकिन पूरी तरीके से वहाँ पे जो है जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है। इनकाउंटर बाज़ाब्ता तौर पर चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाएगा कि इस छात्र इलाके में काफ़ी घना इलाका माना जाता है तो सुरक्षा बल के जवानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पूरी तरीके से वहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों ने जो है उस इलाके को घेरे में लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन से जो है वो निगरानी रख रहे हैं, लेकिन आने और जाने वाले रास्ते जो है उनको सील किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे जो है उन लिंक रोडों पे जो है आने और जाने वाले लोगों को जो है आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवान जो है अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं और सुरक्षा बल के जवानों को अलग अलग इनपुट जो है वो वहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कल से ये ऑपरेशन किश्तवाड़ में चल रहा है। यही कहा जा रहा है कि 3 आतंकवादी जो है जैश से जुड़े जो है वो वहां पे छुपे हुए हैं, लेकिन इनकाउंटर बाज़ाब्ता तौर पर अभी भी चल रहा है। खालिदार, न्यूज़ स्टेट।
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जाने वाली गली में आप देख सकते हैं किस तरीके से रानी अहिल्याबाई होलकर की फोटो लेकर के विरोध प्रदर्शन करने पे लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है। देखिए तस्वीरें, देखिए लाठी चल रही है, लाठी चलते हुए तस्वीर देखिए कि लाठी चलते हुए तस्वीर है जहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। और यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर की फोटो लेकर के यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इस दौरान पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया है। तो ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जाने वाली सड़क की तस्वीर है। विरोध हुआ तो पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग करते हुए लोगों को यहाँ से खदेड़ा है। फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इस वक्त वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की जो गली है वहाँ पर से लोगों को हटा दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को फिलहाल जो है हटा करके दूसरी तरफ ले जाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट वाराणसी। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। दरअसल आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र के टटीरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर घोड़ा बग्गियों की रेस हुई है। जो इनामी रेस हुई है उसमें 500 से ज़्यादा बाइकों पर लोग हुड़दंग करते हुए और 2 घोड़ा बग्गी की जो रेस साफ तौर पर वीडियो में देखी गई है और वो वायरल हो रही है। एक घोड़ा मेरठ का बताया गया था तो एक बागपत का, दोनों के बीच इनामी जो रेस हुई है उसकी वीडियो वायरल हुई है। फिलहाल जो नियमों को ताक पर रखकर यानी पशु क्रूरता नियमावली को भी चैलेंज दे रहे हैं और साफ तौर पर यातायात जो महा भी चला हुआ है और कहीं ना कहीं हाईवे के जो नियम हैं उनको कुछ लोगों ने ताक पर रखा है। फिलहाल वीडियो वायरल हुई है और वीडियो के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमे और लोगों में तमाम तरीके के हड़कंप देखा जा रहा है और सवाल ये होता है कि जो हाईवे के नियम हैं उनको कुछ लोग ताक पर किस तरीके से धरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा सीवी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज़ स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। मैं इस समय मौजूद हूँ, ये इंदौर शहर का सराफा जहाँ पे सोना चांदी का व्यापार होता है। वह यहाँ पे नियम से 6 बजे बाद यहाँ पे आ जाया करता था। तो उसके बाद यहाँ पे बाकायदा पूरा घूम के यहाँ पे जिसको जैसा समझ में आता था वह उसके बाद उससे वहाँ पे वह उसको बीक दे देता था। हमारे साथ ये दुकानदार हैं जिसको देखने वाले हैं मांगीलाल को। भैया आपने क्या जानते हो उसके बारे में बात? सर वो 4 से 5 बजे तक लगभग निकलता था यहाँ से और कोई भी उसको विकलांग देख के पैसे वगैरह कुछ दे देता था। कितने टाइम से आता था कुछ जानते हैं? सर 2-3 साल हो गए लगभग मेरे को देखते। भाऊ जी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितने टाइम से आता था? अगर मैं बात करूँ वो 3-4 साल से आ रहा था वो, फिर चुपचाप आता था और चुपचाप से निकल जाता था, जो देता था उससे पैसे लेते था वो। यहाँ पे कोई एक बात सुनाई दे रही कि ब्याज के भी पैसे चलाता था, तो यहाँ पे ऐसा होता है क्या? उसका मालूम नहीं, उसका तो आइडिया नहीं, पर बाकी ये है कि पैसे मांगता था वो। नहीं देखिए, इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई वो तो की जाएगी, लेकिन जो चूंकि हमारा इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है और ऐसे में सभी जो भिक्षुक हैं, हमारे भिक्षुक बंधु हैं, उनको पूरी तरह रिहेबिलिटेट करना ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। और चूंकि इंदौर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह बैन है तो इस पर जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर से सचिन मेहरानी, न्यूज़ स्टेट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर के दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पूरी तरह से दिल्ली पुलिस सतर्क नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आतंकवादियों के साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर चिपका दिए गए हैं, जिन पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा गया है कि आतंकी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। साफ तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दाखिल होते ही हर तरफ पुलिस की तरफ से सख्त मौजूदगी दिखाई दे रही है। स्टेशन के बाहर और अंदर जगह जगह वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते ही आरपीएफ और दिल्ली पुलिस लगातार यात्रियों पर नज़र रखे हुए है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। अगर किसी को पोस्टर में दिख रहे संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उन्हें तुरंत उनकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और एंट्री एग्जिट गेट पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात है। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कड़ी है और हर गतिविधियों पर पैनी निगाह
दिल्ली पुलिस रखती हुई नजर आ रही है। एक एक पोस्टर के अंदर में पूरी डिटेल उनकी दी गई है। साफ तौर पे ये भी पोस्टरों के अंदर में लिखा गया है कि अगर किसी को ये शख्स इनमें से कोई भी नज़र आता है तो उसका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और सूचना देने वाले को उचित इनाम भी मिलेगा। रेलवे स्टेशन की तस्वीर जो नई दिल्ली की आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लगातार तमाम सीसीटीवी कैमरे नज़र आ रहे होंगे और जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे टिकट मिलते हैं, टिकट काउंटर है, वहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं और आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो अपनी निगाह है वो पूरी तरह से बनाई हुई है, क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल नज़दीक है और गणतंत्र दिवस को लेकर के दिल्ली पुलिस हाईलाइट मोड पर अब पूरी तरह से नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस की एक एक जगह पर पूरी चाक और चौकसी तमाम निगाहें नजर आती हुई अब सामने देखी जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों को किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की लगातार निगाहें अब एक एक जगह, एक एक स्थान पर जो खास तौर से दिल्ली के फेमस इलाके हैं वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने अपनी निगाहें बना रखी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ से ये सलीम। अगर आप रात में सोते समय खर्राटे लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल खर्राटे लेना एक आम बीमारी है, लेकिन कई बार खर्राटे से इंसान की जान पर बनाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरठ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर 10 साल के एक बच्चे को सोते समय खर्राटे आते थे। आलम यह था कि जब वो सोता था तो सही से उसको नींद नहीं आती थी और वो सोता हुआ जाग जाता था। ये कहानी है मेरठ के रहने वाले 10 साल के अहिल की। अहिल को पिछले कई सालों से सोते समय खर्राटे लेने की आदत थी और वो बहुत तेज आवाज में खर्राटे लेता था, सोता हुआ जाग जाता था और रोने लगता था। उसको सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसके पिता ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बाद जब वह मेरठ मेडिकल पहुंचा तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने इस बीमारी को डायग्नोज किया। उसके टॉन्सिल्स इस कदर बढ़ गए थे कि उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती थी। अहिल को इस बीमारी के चलते उसके दिल के वाल खराब हो गए थे। उसको ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी जांच की गई। डॉक्टर ने सर्जरी के बाद इस बीमारी से उसको निजात दिला। इलाज के बाद जो अहिल है वह पूरी तरह स्वस्थ है। खर्राटे लेने की बीमारी को आप आमतौर पर हल्के में लेते हैं और अक्सर उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन जरूरत है तो इस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए समय के साथ संबंधित डॉक्टर्स के पास जाकर परामर्श लेने की। जब हार्ट ऐसे फैल रहा है तो वैल्व लूज हो जाते हैं। जब आपका प्रेशर बेटर हो गया, जैसे उसका प्रेशर 120 था, लंग का प्रेशर नॉर्मली मेरा आपका 20-30 होता है, 120 पे आपकी लाइफ मतलब हार्ट डैमेज बहुत सीरियस स्टेज है। ऑपरेशन के बाद वो 30 आ गया। आप इमेजिन करो कितना ऑलमोस्ट नॉर्मल। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कानपुर में जमीन से जुड़े विवाद बड़े पैमाने पर सामने आते हैं। बड़े पैमाने पर जमीनों को लेकर के फर्जीवाड़े की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के कानपुर में जिलाधिकारी ने खतौनी संशोधन के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते सभी खतौनियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और सभी खतौनियों में जो आवश्यक सुधार हैं वो आपत्तियों के निस्तारण के बाद कर दिए जाएंगे। जिसके चलते माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कानपुर में जमीन से संबंधित विवादों में बड़ी संख्या में गिरावट आएगी। जमीन की खरीद फरोख्त भी आसान हो सकेगी और तमाम तरीके के विवादों का निपटान पहले ही हो जाएगा। जनवरी से आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसको हम लोग 15 मार्च तक चलाएंगे और इस अभियान का उद्देश्य ये है कि एक साथ और सुगमता से किसानों की समस्या का निराकरण हो जाए। खतौनियाँ पढ़ी जाएंगी ग्राम सभाओं में एक हफ्ते में। पढ़ने के बाद में किसानों को अपनी कोई भी अंश में कोई आपत्ति है तो वो उसका एक फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। जहाँ पर कोई विवाद नहीं है अंशों में वो तो फौरन ही ठीक हो जाता है। जहाँ पर कोई विवाद होंगे तो तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद में एसडीएम को राइट है, अन्यथा तहसीलदार लेवल पे अंश निर्धारण जो सही हो जाएगा। न्यूज़ स्टेट कानपुर। मार्ग पर सीएम योगी की अविरल गंगा को लेकर पॉल्यूशन व जिला प्रशासन के अधिकारी कितना सजग हैं, जमीनी सच क्या है, इसे पर्दाफाश करने के लिए न्यूज़ स्टेट पहुंचा है उस स्थान पर जहां अफसरों की दावों को जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। देखिए सिटी ड्रेन से जो पानी आता है सिटी ड्रेन में फैक्ट्रियों का, वो किस तरीके से सीधे नाले के माध्यम से सीधे माँ गंगा की पतित पावनी कोख में डाला जा रहा है। यानी कि जो फैक्ट्रियों का जहर है वो सीधे तौर पे गंगा में गिर रहा है और ये गंगा यहीं से निकलकर सीधे प्रयागराज व बनारस तक पहुंचती है। देखिए जो
पानी है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे उस पानी की हकीकत दिखाएं। जो पानी यहाँ से देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पानी का रंग पूरी तरीके से काला हो चुका है, कहीं भी पानी की आपको निर्मल पानी यहाँ पे नहीं दिखेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके का ये पूरा पानी है। यहाँ पे जो पानी है पूरे काला हो चुका है और ये सच बता रहा है उन फैक्ट्रियों का, उन अफसरों को, दावों को जो अफसर दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। पानी पूरी तरीके से जो दूषित पानी है फैक्ट्रियों का रोक दिया गया है। जहां हमारे कैमरे की नजर से देखेंगे तकरीबन 300 मीटर आगे गंगा की मुख्य धारा में यह नाला जा रहा है, यानी कि जो पानी है वो सीधे अब गंगा की मुख्य धारा में यहाँ से पहुंचेगा और जैसे ये पानी मुख्य धारा में पहुंचेगा और आगे यही पानी पहुंचेगा। ये बात जरूर है कि जैसे जैसे गंगा में पानी बढ़ेगा ये पानी आगे जाके गंगा में मिलकर इसका रंग बदलेगा, लेकिन जो इसमें केमिकल है, जो इसमें जहर है, वो जो जीव जंतु हैं जो गंगा में पलते पोसते हैं उनको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। और जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन सीधे तौर पे गंगा की अविरलता को प्रभावित कर रहा है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। कबूतरों को दाना डालने का स्थान जयपुर में अगर बात की जाए तो हर किलोमीटर में 2 से 3 ऐसे स्थान मिल जाते हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं और कबूतरों को सुबह सुबह दाना खिलाते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर आमतौर पर अगर देखा जाए तो लोग दान, पुण्य, धर्म और इन चीज़ों को लेकर के कबूतरों को दाना यहाँ पर खिलाने के लिए आते हैं। लेकिन एक रिसर्च में सामने आया कि जो दाना यहाँ पर कबूतरों को खिलाया जाता है उसकी वजह से कई तरह की जो गंभीर बीमारियाँ हैं वो भी देखने को मिलती है। यानी कि जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं वो जो ये बीट करते हैं और उसके जरिए जो हवा के अंदर जो कण उड़ते हैं उसकी वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की बात सामने आई है। चिकित्सक कहते हैं कि जब रोजाना इनको दाना डाला जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। और जयपुर की बात की जाए तो इनकी जो संख्या है पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ गई है और संख्या बढ़ने का मतलब है कि ये गंभीर बीमारियों को जन्म देते जा रहे हैं। यानी कि जहां पर भी इनके दाना डालने का स्थान होता है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की बीमारियां जो हृदय से संबंधित है वो होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो फिलहाल ये रिसर्च सामने आया है जो चिकित्सकों ने किया है और उसको लेकर के ये बात भी निकल कर सामने आई है कि हर एक कॉलोनी की बात की जाए तो 1 किलोमीटर का भी अगर इलाका है तो उसमें भी 2 से 3 ऐसी जगहें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर अमूमन काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और कबूतरों को दाना खिलाते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। अलीगढ़ में एएमयू के रिटायर्ड कर्मचारी के घर में जोरदार धमाका हुआ। जी हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के किला रोड पर स्थित एक अपार्टमेंट में एएमयू के रिटायर्ड इंजीनियर मसूद अख्तर रहते हैं, जहां बीती रात वो अपने गैस सिलेंडर पर एक गैस का हीटर लगाकर ताप रहे थे कि तभी अचानक गैस सिलेंडर में तेजी से आग उठने लगी और बहुत तेजी से वहां सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों के द्वारा इलाका पुलिस को दी गई तो इलाका पुलिस ने 5 गेट की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर किचन की दीवार पूरी तरह से गिर गई। यानी धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। लेकिन गनीमत ये रही कि उस घटना में बीती रात किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। रशिया में गेमिंग ऐप की ट्रेनिंग लेने के बाद भारत के नोएडा में एक कॉल सेंटर खोलकर ठगी का कारोबार करने वाले एक नेपाली युवक को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल गृह मंत्रालय से ये जानकारी नोएडा पुलिस को मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 1 में एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है जो रशिया और यूके से कनेक्ट है। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी उनकी तरफ से यूज़ की जा रही थी। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गेम खेलने वाले जो भी लोग थे उनको उनकी भाषा में टेक्निकल सपोर्ट देने का काम ये लोग किया करते थे और उसके बदले पैसा ले लिया करते थे। करोड़ों रुपए की ठगी इनके द्वारा की गई है। गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद नोएडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जितने भी एम्प्लॉय इस कॉल सेंटर में काम करते थे उनकी शुरुआती सैलरी 70,000 रुपये के आसपास थी। जो फ्लोर इंचार्ज पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपये के आसपास थी और विदेश में
पूरी टेक्नोलॉजी समझने के बाद भारत में इस कॉल सेंटर को खोलकर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाना, उनमें पैसा लेना और उस पैसे को फिर विदेशों में भेजने का काम ये तमाम जो आरोपी हैं किया करते थे। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और बैंक खातों से संबंधित जो जानकारी है उसको पुलिस जुटा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली एनसीआर का तापमान लगातार गिर रहा है और तापमान गिरने से गलन बढ़ चुकी है। शीत लहर के साथ साथ कोहरे की मोटी चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। चाहे सड़क मार्ग की बात करें या रेल मार्ग की बात करें, तमाम ट्रेनें और गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 7 दर्जन ट्रेन यानी 88 ट्रेन तय समय से देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर पूरी रात बितानी पड़ रही है। इस सर्दी में तमाम तरीके की परेशानी खड़ी हो चुकी है। वहीं 3 ऐसी ट्रेन हैं जिनका रूट डाइवर्जन किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम बना रहने की संभावना जताई जा रही है और गिरते हुए तापमान से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।